हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपको पता है कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज को जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके सीएसएस और पीएमएस के लिए कंप्लीट कोर्स है। और आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्सनल एंड एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये पास्ट जो पेपर्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सीएसएस और पीएमएस में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर पब्लिक सेक्टर्स। अगर ह्यूमन रिसोर्स को देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्या चैलेंजेस है पब्लिक सेक्टर्स के अंदर, तो ये चीज़ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हम यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। पर्सनल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, देन फिर जो कोर फंक्शन है एचआरएम के उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो चैलेंजेस है, क्या चैलेंजेस है पब्लिक सेक्टर्स के अंदर, वो देखेंगे। उसके बाद उनके सोल्यूशन भी जो है वो देखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो चलते हैं हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है पर्सनल वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम इसको देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ, इसको जो है वो लर्न करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं, हम दोनों को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है। पर्सनल मैनेजमेंट वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट को देखा जाए तो ये एक जो है ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है, रवायती जो है, बहुत पुरानी है, ओल्ड है। तो इसके अंदर बेसिकली फोकस क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव का जो फोकस होता है वो सिर्फ सेंटर्ड और ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज पर होता है। ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज का मतलब जो फोकस करता है, सैलरीज के ऊपर फोकस करता है, हायरिंग के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं, हायरिंग प्रोसेस के ऊपर, पेरोल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, मीन्स तनख्वाहों को हायर करना और भर्ती करना, मतलब है ना। तो इसको जो है वो ज्यादा जो है वो फोकस करते हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है, रिएक्टिव अप्रोच टू वर्क फोर्स इश्यूज। तो यह होता है क्या कि रिएक्टिव जो है अप्रोच है, किसको, वर्क फोर्स के इशू को जो है वो खत्म करने के लिए, उनको कर्टेल करने के लिए। लेकिन जो आपके एचआरएम है, ये एक ब्रॉड कह लें कि आपकी मैनेजमेंट होती है, जिसके अंदर होता क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है, इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है ये, दैट कनेक्ट्स वर्क फोर्स प्लानिंग। जो वर्क फोर्स होती है उस किसको साथ कनेक्ट करती है, बेसिकली प्लानिंग बनाने के लिए, इंप्लॉइज डेवलपमेंट के लिए काम करती है। और ये सिर्फ जो है वो किसके ऊपर काम करती है, सिर्फ जस्ट टास्क ओरिएंटेड है और सिर्फ फोकस करती है वो ह्यूमन रिसोर्स पर। जो अमला होता है ना पर्सनल, उसके ऊपर जो है ये फोकस करती है, सैलरीज को लेकर, हायरिंग से लेकर, ठीक है, उसको डील करती है। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करती है, जो वर्क फोर्स होती है उसको इंटीग्रेट करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो है ये जो है एचआरएम बनाती है, ठीक है। यहां पर देखा जाए एम्प्लॉयज डेवलपमेंट पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसका एचआरएम का क्या मतलब है, यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स, गोल बनाए जाते हैं, उनको डील किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोएक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड पीपल्स एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट्स। तो ये किसका जो है एक्टिव है कि किसके इन्वेस्टमेंट, लोगों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि क्या किया जाता है, एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट जो है एज ए ट्रीट किया जाता है। तो ये स्ट्रेटेजिक कह ले के है आपके बहुत ज्यादा ये मैनेजमेंट, ठीक है। ये इससे ये मॉडर्न है आपका, ठीक है, एचआरएम। और ये आपका ऑब्सलीट है, ठीक है, आउटडेटेड है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है। यहां पर अगर एचआरएम के एडवांटेज देखें तो मॉडर्न एचआरएम एम्फेसाइजेस एम्प्लॉयज एंगेजमेंट। किस में काम करती है, सबसे पहले एचआरएम का काम के लोगों के क्या है, एंगेजमेंट को बढ़ाती है। एंड उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव टैलेंट मैनेजमेंट, उसके बाद ये जो है किसके ऊपर फोकस करती है, कॉम्प्रिहेंसिव टैलेंट मैनेजमेंट के ऊपर काम करती है। उसके बाद डेलिबरेटली अलाइनिंग पीपल स्ट्रेटेजी विद ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। होता क्या है कि जो जितने भी लोग होते हैं ना, जितने डेलिबरेटली, जो जानबूझकर ये क्या करते हैं, जितने भी लोग होते हैं उनको क्या, ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसकी सक्सेस के साथ जो है अलाइन करते हैं, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव किया जा सके या हासिल किया जा सके। तो यहां पर हम बड़ी क्लैरिटी के साथ कह सकते हैं कि जो पर्सनल मैनेजमेंट है इज एडमिनिस्ट्रेटिव, कह ले के रूल्स बेस्ड है, टास्क फोर्स है,
जो सिर्फ क्या करती है, फोकस ऑन एम्प्लॉय वेलफेयर पे ऊपर फोकस करती है, और देन रूटीन ऑपरेशन जो डेली के काम होते हैं उनको ऊपर फोकस करती है। लेकिन आपके जो स्ट्रेटेजी जो एचआरएम का काम बेसिकली क्या है, एंड अदर स्ट्रेटेजिक पीपल ओरिएंटेड है, कैसे लोगों को अलाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़े बड़े गोल्स को हासिल करने के लिए। उसके बाद ये डेवलपमेंट इनकी फोकस्ड होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, फोकस्ड होता है। और एम टू अलाइन ह्यूमन टैलेंट जो होता है, वह ह्यूमन टैलेंट को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए जो है वो यूज किया जाता है। यहां पर इसकी एग्जांपल यहां पर देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी एग्जांपल के साथ। यहां पर पर्सनल मैनेजर क्या होता है, इंश्योर्स एम्प्लॉयज आर पेड करेक्टली, जो उनको पेड किया जाए बिल्कुल करेक्टली किया गया है। रूल्स आर फॉलोड, क्या होता है, रूल्स जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं। एंड डिस्प्यूट्स आर हैंडल्ड, और जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं अमले के अंदर जो है उनको जो है सॉल्व किया जाता है। अगर यहां पर एचआर मैनेजर को देखें, डेवलप्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये क्या करता है, एचआर मैनेजर क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो करता है। डिजाइन कैरियर पाथ करता जो है वो क्रिएट करता है। उसके बाद क्रिएट्स परफॉर्मेंस कल्चर, उसके बाद क्या करता है, परफॉर्मेंस कल्चर को जो है वो बूस्ट अप करता है एचआर मैनेजर जो है वो, और किसके साथ अलाइन करता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन विजन होता है ना, उसके साथ जो है इसको अलाइन कर देता है। यहां पर देखेंगे इन शॉर्ट अगर बोला जाए, पर्सनल मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजिंग एम्प्लॉयज। अगर जस्ट बोला जाए ना तो पर्सनल मैनेजमेंट का काम है सिर्फ एम्प्लॉयज को मैनेज करना, उनकी सोशल फेयर को देखना, सोशल वेलफेयर करना, उनको डेली बेसिस जो ऑपरेशंस है उनको जो है वो देखना। एंड वाइल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अबाउट डेवलपिंग एंड स्ट्रेटेजिकली यूटिलाइजिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, कि किस तरह जो ह्यूमन कैपिटल को जो है लंबे अरसे तक जो है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए जो यूज किया जाता है, उनको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये है हमारे पास पर्सनल मैनेजमेंट, और देन हमने पढ़ा एचआरएम। तो एचआरएम आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, मॉडर्न भी है, और स्ट्रेटेजिक है, ज्यादा से ज्यादा क्या, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्राम्स डेवलप करता है, ठीक है, जितना भी ह्यूमन टैलेंट है उसको अलाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, अब यहां पर कोर फंक्शन की अगर बात करें, कोर फंक्शन की यहां पर अगर बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, सबसे पहले है रिक्रूटमेंट। क्या होता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये क्या करता है, अट्रैक्टिंग हायर राइट टैलेंट एफिशिएंटली थ्रू टारगेटेड रिसोर्स। ये क्या कर, थोड़े टारगेटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसके जरिए ये क्या करते हैं, जो हाई टैलेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, सिलेक्ट किया जाता है। एंड रिगरस असेसमेंट, और असेसमेंट की जाती है। एंड स्ट्रीमलाइंड एंड सिलेक्शन प्रोसेस, और पूरा जो है एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसको जो कंप्लीट करने के बाद जो है वो सिलेक्शन रिक्रूटमेंट पूरी होती है। दैट आइडेंटिफाई कैंडिडेट्स अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज, उसको जांचने के बाद, उसको असेसमेंट करने के बाद, उसकी जो है वो कह लें कि जितने भी कह लें कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है उसको क्या है, सिलेक्ट किया जाता है, रिक्रूट किया गया जाता है, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन विजन के लिए। यहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के सेकंड नंबर पर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस स्किल बिल्डिंग एंड कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। इसका काम क्या है कि बेसिकली क्या करना है, स्किल बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। उसके बाद अगर किया जाए कि कैरियर ग्रोथ जो है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, उसके थ्रू किसके जरिए, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोग्राम्स। ये किसके जरिए बेसिकली ये करता है, जो ये प्लान्स बनाता है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाता है, ठीक है, एचआर मैनेजर्स, उसके जरिए मेंटोरशिप इनिशिएटिव्स होते हैं इनके बड़े बड़े लेवल के ऊपर। ठीक है, और फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट पाथवेज होते हैं, प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट पाथवेज जो इख्तियार किए जाते हैं, उनके जरिए जो है ये क्या करते हैं, फिर कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और स्किल बिल्डिंग का काम करते हैं। ठीक है, और एनहांस कैपेबिलिटीज, जो क्या करते हैं, कैपेबिलिटीज को जो है वो बूस्ट अप करते हैं। ठीक है, अगर यहां पर देखा जाए परफॉर्मेंस बजट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात की जाए, तो यहां पे फेयर एवेल्युएशन ये होता है, बेसिकली कारकर्दगी का पर जो है वो देखता है, क्या करता है, फेयर एवेल्युएशन एंड फीडबैक सिस्टम। क्या करता है, एवेल्युएट करता है, फीडबैक लेता है सिस्टम्स के, दैट क्लियर्स एक्सपेक्टेशंस एंड मेजर्स अचीवमेंट्स ऑब्जेक्टिवली। जो भी मैयर इकदाम करता है, जो उनको अचीवमेंट्स हासिल करनी है, ठीक है, उसके बाद अगर एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव गाइडेंस फॉर
कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड रिकग्निशन। ये क्या करता है, लगातार जो है लोगों को जो है वो लोगों को क्या करता है, इंप्रूव करता है, उनको इंपावर करता है, गाइड करता है, फिर उनको क्या रिकग्निशन उनकी होती है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है जो कारकर्दगी पर जो है वो एवेलुएट करता है, कौन करता है, एचआर आपका करता है, ठीक है। यहां पे अगर हम देखें कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, कंपनसेशन जब यहां पर बात की जाए, कंपनसेशन एंड क्या, कंपेटिटिव एंड इक्विटेबल रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्ड दैट रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन मेंटेन मार्केट्स कंपेटिटिवनेस। होता है क्या कि ये जितने भी मार्केट्स कंपेटिटिव उनके कंपटीशन चल रहा है उनको मेंटेन भी करता है, और उसके बाद रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन भी है, इंश्योर इंटरनल फेयरनेस विल सपोर्टिंग वर्क लाइफ बैलेंस एंड वेल बीइंग के साथ करता है। ये रिवॉर्ड भी बेसिकली देता है, बोनस वगैरह, ये सारी चीजें जो है ये क्या, सैलरीज वगैरह, ये सारी क्या है, उनको सिलेक्ट करने के बाद ये उनको कंपनसेशन या बेनिफिट देता है। एम्प्लॉयज रिलेशंस कंप्लायंस, यहां पर बात की गई है बेसिकली एम्प्लॉयज एम्प्लॉय रिलेशंस एंड कंप्लायंस, मैनेजिंग वर्क फोर्स हार्मनी एंड लीगल अडेयरेंस। जो वर्क फोर्स है उसको मैनेज करना बिल्कुल अकॉर्डिंग टू को कह लें कि लीगल फ्रेमवर्क के साथ करना, और उसको हार्मनी के साथ करना, और उसके बाद थ्रू ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, किसके जरिए करना, ट्रांसपेरेंट जो है कम्युनिकेशन के साथ करते हैं, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उनको सॉल्व करने के बाद किया जाता है, मैकेनिज्म होता है रेग्रेस कंप्लायंस विद एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन एंड एथिकल स्टैंडर्ड। तो ये सारा जो इसका काम है ना, ये एम्प्लॉयज रिलेशन एंड कंप्लायंस, ये बेसिकली एचआर जो है वो परफॉर्म कर, क्योंकि इसके कोर फंक्शन ही जो है इसका एचआर का यही है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाएं, ठीक है। यहां पर हम अगर नेक्स्ट बात करें यहां पर कि की चैलेंजेस इन पब्लिक सेक्टर्स, ये आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है आपका सीएसएस और पीएमएस में। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल एंड डेमोग्राफिक चैलेंजेस की बात करेंगे। पार्ट 1 हमारा पास क्या है, स्ट्रक्चरल एंड डेमोग्राफिक चैलेंजेस। सबसे पहले अगर देखा जाए रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, वो कहता है लेंदी ब्यूरोक्रेटिक हायरिंग प्रोसेस कैन स्पेन मंथ। वो कहता है बहुत सारे जो है वो मंथ के जो है वो लंबा अरसा हो जाता है। आप देख लें सिलेक्शन होती है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, आप देख लें सीएसएस का एग्जाम है तो 1 ईयर का उसका प्रोसेस लग जाता है, कभी कभी तो काफी कह लेते 13 to 15 मंथ लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोअर सैलरीज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स, और उसके बाद सैलरीज इनकी बहुत कम होती है प्राइवेट सेक्टर से, इसकी वजह से करप्शन भी बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती, ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आती, लिमिटेड कैरियर एडवांस अपॉर्चुनिटीज होते हैं, मेक रिटेंशन इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। मल्टी स्टेज अप्रूवल प्रोसेस, यहां पर जो है मल्टी लेयर्स होते हैं जहां पे अप्रूवल करवाते हैं जो है वो बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट होता है। उसके बाद सैलरी कंपनसेशन इशू, यहां पर जो है ना ब्यूरोक्रेसी में अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर, अगर देखा जाए ना करप्शन के पीछे, फ्रॉड के पीछे, अब्यूज ऑफ पावर के पीछे बहुत सैलरी बहुत ज्यादा कम है। अगर यही दुनिया में सबसे ज्यादा अगर सिविल सर्विस देखना, सिंगापुर को देखना जो सबसे ज्यादा पे करते हैं सैलरीज। उसके बाद लिमिटेड प्रमोशनल जो है वो पाथवेज होते हैं, आपको पता है कि बड़ा घसीट के जाके जो है वो इनकी प्रमोशन होती है। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक, क्योंकि आगे फिर निपोटिज्म आ जाती है, थोड़ा फेवरेटिज्म का कॉन्सेप्ट है, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया आता है, मल्टीपल अप्रूवल लेयर्स, रिस्क अवर्स कल्चर्स, एचआर इनिशिएटिव सिग्निफिकेंटली। तो यहाँ पर मल्टी लेयर्स वो कहता है जो अप्रूवल वाले हैं ना वो क्या करता है, थोड़ा सा डिले कर देता है, और एचआर इनिशिएटिव सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिवनेस एंड हैम्परिंग इनोवेशन एंड पीपल मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो यही चीज क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है ना, जो रिस्पॉन्स करती है, जिस किस चीज की नीड होती है, चैलेंज होती है, और ऑर्गेनाइजेशन उसको रिस्पॉन्स, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्या होती है, कम होती है। तो उसकी वजह ये ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया जो है एक कह लें कि एक की चैलेंज है। अगर स्लो डिसीजन मेकिंग साइकिल होता है, ठीक है, वो रेजिस्टेंट टू चेंज, हर वक्त जो मजामत चेंज करने की जो मजामत है, एक आया तो उसने अपनी मर्जी से चेंज किया, दूसरा आया तो उसने अपनी मर्जी, तो रेजिस्टेंस जो है इस तरह होती है। हिरारिकल स्ट्रक्चर्स होता है इसका, ठीक है। तो ये एक कह लें कि ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया और ये कह लें रिक्रूटमेंट और रिटेंशन का जो है वो की चैलेंजेस है पब्लिक सेक्टर के अंदर एचआर को, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए, यहां पर की चैलेंजेस वो तो थे स्ट्रक्चरल एंड डेमोग्राफिक चेंज। ये अगर देखे जाए, ये क्या हमारे पास बेसिकली ऑपरेशनल, ये क्या है, ऑपरेशनल एंड रिलेशन चैलेंजेस। सबसे पहले टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन बैरियर्स,
यहाँ देखें मॉडर्न दौर आ गया, अब एचआर के जरिए मॉडर्न जो है आर्टिफिशियल टूल्स को यूज किया जा रहा है, कंप्यूटेशनल जो कह ले के कंप्यूटिंग सिस्टम आ गया बहुत ज्यादा एचआर के अंदर। तो दुनिया जो है एकदम से जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है मूव कर रही है। तो ये भी एक आउटडेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिमिटेड बजट्स है फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। पाकिस्तान के अंदर ही देख लें कि डिजिटल के ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया कहां पहुंच गया, लेकिन अभी जो है ये लोग पॉलिसी तक जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बना पा रहे। तो रेजिस्टेंट टू चेंज मीन एआई एंड क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड परपेचुएटिंग इनएफिशिएंसी, जिसकी वजह से क्या है जो है वो एफिशिएंसी जो है वो कंप्रोमाइज हो रही है। तो यहाँ पे डिजिटलाइजेशन जो है वो क्या एचआर पब्लिक सेक्टर के अंदर जो इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए एचआर को एम्पावर करने के लिए। यूनियन रिलेशंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, यहां पर वो कहता है कि कॉम्प्लेक्स निगोशिएशंस विद मल्टीपल यूनियंस रिक्वायर केयरफुल बैलेंसिंग एम्प्लॉय इंटरेस्ट एंड बजटरी कंस्ट्रेंट। तो यहां पर बजटरी कंस्ट्रेंट भी आ जाते हैं, और देखा जाए तो जो मल्टीपल जो यूनियंस है आपकी, उनके साथ जो है वो क्या निगोशिएशन जो है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हुए नजर आते हैं। तो यहां पर ये हमारा सेकंड चला। अगर थर्ड पे बात की जाए कंप्लायंस एंड पब्लिक स्क्रूटनी, तो यहां पर एवरी एचआर डिसीजन फेसेस पोटेंशियल पब्लिक स्क्रूटनी। तो यहां पर जो जितने भी अगर एचआर के काम करें उनका डिसीजंस क्या होते हैं, एकदम से पोटेंशियल पब्लिक स्क्रूटनी जो होती है उसके बाद फेस करना पड़ता है। मीडिया अटेंशन बहुत ज्यादा जो होती है, उसके बाद पॉलिटिकल ओवरसाइट, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा होती है। उसके बाद पॉलिटिकल डिमांडिंग इम्पेकेबल डॉक्यूमेंटेशन एंड एथिकल रिगर। तो ये बेसिकली सारा कंप्लायंस एंड पब्लिक स्क्रूटनी भी एक कह ले के ऑपरेशनल जो है वो चैलेंज है इसका, ठीक है। अब इन चैलेंजेस को जो है वो खत्म कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर हम जरा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये वो हैं जो आपके सीएसएस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएमएस के लिए। ये जो है पब्लिक सेक्टर्स के अंदर जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, तो ये आप नोट डाउन करके रख लें अपने पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर हम स्ट्रेटेजीज की बात करें, यहां पर स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम पब्लिक सेक्टर्स एचआरएम चैलेंजेस, जो एचआर को चैलेंजेस है उसको काम करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज है। सबसे पहले स्ट्रीमलाइन हायरिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर थोड़ा रद्दोबदल आना चाहिए। डिप्लॉय टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, सबसे पहले जरूरी है कि टेक्नोलॉजी को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। अब दुनिया के अंदर मोस्टली कंट्रीज जो है वो क्या है टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि आपके डे बाय डे जो दुनिया है ना वर्ल्ड, वो एकदम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। तो अभी तो बहुत सारी जा रही है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज नहीं गए तो इसका मतलब नहीं है डिजिटलाइजेशन बहुत दूर है ना। डिजिटलाइजेशन तो बहुत आगे जो है एडवांस लेवल पे चली गई, लेकिन थर्ड वर्ल्ड जो पुअर कंट्रीज हैं, पाकिस्तान वगैरह, ये कंट्री हमारे श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये लोग ही पीछे हैं हम, ठीक है। अगर यहां पर देखा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स एंड एक्सेलरेटेड डिसीजन मेकिंग जो है वो बढ़ानी चाहिए, इफेक्टिवली टैलेंट एंड टाइट लेबर मार्केट्स जो है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्ट इन लीडरशिप डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। प्रायोरिटीज सक्सेशन, उसके बाद प्लानिंग विद स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, क्या होता है कि प्लानिंग किया जाए, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स, आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयरिंग फ्यूचर पब्लिक सेक्टर्स लीडर्स। तो इसके लिए सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स जो है वो जरूरी है। उसके बाद प्रिपेयरिंग ताकि फ्यूचर पब्लिक जो है वो क्या किया जा सके, सेक्टर लीडर्स जो है वो क्रिएट किए जाए। क्रिएट मेंटोरशिप स्कीम्स, क्या करना चाहिए एचआरएम, मेंटोरशिप स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। प्रोवाइड टारगेटेड ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। एस्टैब्लिश क्लियर डेवलपमेंट पाथवेज, और जो भी डेवलपमेंट से उसके क्लियर पाथवेज, जो भी रास्ता निकालना है बड़ा क्लियर होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनहैंस एम्प्लॉय एंगेजमेंट, सबसे बड़ी कोशिश यहाँ पे ये होती है कि जितने भी आप कह लें कि लोगों के जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं उनकी एंगेजमेंट जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो आपकी पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी इजी होगी। उसके बाद कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है तो उसको जो है वो अच्छे से फुलफिल कर पाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल किया जा सकता है। उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम से उनको किया जाए। तो यहाँ पर फोस्टर कंटिन्यूअस लर्निंग कल्चर्स थ्रू एक्सेसिबिलिटी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, यहां पर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए ताकि लर्निंग कल्चर जो है यहां पर बिल्ड हो। उसके बाद कैरियर डेवलपमेंट जो है वो रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करना चाहिए। रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद एंगेज्ड एम्प्लॉयज डिलीवर कह लें कि सुपीरियर पब्लिक सर्विसेज एंड रिमेन कमिटेड लॉन्ग टर्म्स। तो ये हमारे पास क्या करना चाहिए, एनहांस एम्प्लॉय
जो है वो क्या करना है, उनकी एंगेजमेंट को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट वन है ये हमारा। अगर यहां पर देखा जाए बैलेंस कंप्लायंस विद इनोवेशन, वो कहता है जो कंप्लायंस है उनको बैलेंस किया जाना चाहिए इनोवेशन के साथ। मेंटेन नेसेसरी फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, सबसे बड़ी जो बात है वहां पे फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी जो है वो होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, निपोटिज्म नहीं होनी चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी जो है वो अगर कंप्रोमाइज है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर क्या किया जाता है, विट्स इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, क्या किया जाना चाहिए, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ना उनको इंप्रूव करना चाहिए। उसके बाद क्रिएट फ्रेमवर्क्स, क्या करना चाहिए, फ्रेमवर्क्स जो है वो क्रिएट करना चाहिए दैट सेटिस्फाई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स विदाउट स्टिफलिंग इनोवेशन, जो दबाव देने वाली इनोवेशन की बजाय हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, दैट सेटिस्फाई जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उनको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। इनएबल कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग विद इन अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज। तो ये है हमारे पास बैलेंस कंप्लायंस एंड विद इनोवेशन के साथ। तो ये पब्लिक सेक्टर्स के अंदर ये जितने भी चैलेंज है, इनहैंसिंग एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, इन्वेस्ट एंड लीडरशिप में है, टेक्नोलॉजी को जो है यूज करना चाहिए आचार के अंदर, कंप्लायंस को जो है वो इनोवेशन के साथ जो बैलेंस करना चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।